Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava. Today we will discuss about equilibrium constant in gaseous systems in homogeneous equilibrium and second is heterogeneous equilibrium. So equilibrium constant in gaseous system. कल जो आपका पिछला लेक्चर था उसमें हमने Kp बराबर Kc डिस्कस करा था, ठीक है ना। ये फॉर्मूला निकाला था और रिएक्शन कौन सी थी, HiH2 प्लस I2 से, जो कि पार्शियल प्रेशर पर हमने पूरी रिएक्शन डिस्कस करी थी। ये रिएक्शन थी आपकी H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक है ना। फिर Kc के टर्म में बात करी थी तो ये आया था HiH2 एंड I2, ठीक है ना। प्रेशर के टर्म में बात करें अगर तो HI की पावर 2 अपॉन PH2 एंड PI2, P इज प्रेशर, ठीक है, ठीक है ना। फिर PHI ये हो गया था HI, ये हम रिपीट कर रहे हैं, आज रिवीजन करा रहे हैं आपका। RT PI2 I2 RT and P हाइड्रोजन इज इक्वल टू H2 RT, ठीक है ना। और वैसे आइडियल इक्वेशन क्या होती है, आइडियल इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर P निकालेंगे तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर P के लिए nRT अपॉन V, where n is the number of moles, R is the constant, T is temperature, V is volume, P is the pressure. Then therefore Kp बराबर क्या हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, देन इट विल बी P की पावर की PHI2, ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर I2। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, केवल आज आप आपको रिवाइज करा रहे हैं। अगर आप पिछला लेक्चर मेरा सुने तो उसमें ये सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है, और फिर हमारी इक्वेशन क्या आई थी, HI इज इक्वल टू Kc, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और देन Kp बराबर Kc, ये हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। तो इन दिस केस बोथ द इक्विलिब्रियम आर कांस्टेंट, दोनों इक्विलिब्रियम क्या है, कांस्टेंट है। एंड मगर कुछ केस में ये हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। फॉर एग्जाम्पल पहले अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमिलरली फॉर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है ना। अब इस टर्म में हम बात करेंगे, अगर ये रिएक्शन है
ठीक है ना। तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर में कैसे लिखेंगे? देन इट विल वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये इज इक्वल टू डी की पावर डी एंड आर टी के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो दोनों पावर हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ भी होगा ए और ये है बी, और आर टी के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना। देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट में है ये रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में भी सेम होगा, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर जो है इसका C, इसका जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं C, और D, A एंड B जो कि स्मॉल लेटर से हमने दिखाए हुए हैं। तो इसको इस फॉर्म में हमने लिखा RT के टर्म में। P हम जानते हैं कि PV बराबर nRT होता है, देन P बराबर क्या हो जाएगा, n अपॉन V RT हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर Kp के टर्म में लिखें तो जैसा कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, आपने देखा, अभी इसीलिए हमने पहला थोड़ा रिवाइज किया है। ये देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है, तो इसकी भी इसी तरीके से हमने इस रिएक्शन को भी लिखा है, Kp बराबर C, और ये जो डेल्टा एन क्या है, व्हाट इज डेल्टा एन, या इसको इस ढंग से भी देखिए कि C फिर D ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। RT क्या हो जाएगा, C प्लस D माइनस A प्लस B, ठीक है ना। अब इसको लिखने के लिए ये आप लिखेंगे C D ठीक है, और यहाँ पर RT डेल्टा एन, देन यू कैन राइट KC RT डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या है, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product minus number of moles of gaseous what, reactant, ठीक है ना, in balance equation, in balance chemical equation, ठीक है ना। तो ये हमने बात करी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले हम निकाल चुके हैं, Kc और Kp दोनों का भी निकाला, तो Kc बराबर Kp हमने करके बताया आपको कैसे हुआ। ये देखिए सबसे ऊपर जाइए, Kc बराबर Kp, ठीक है ना। ये कैसे निकला, ये हम पिछले लेक्चर में काफी बातचीत कर चुके हैं इसकी, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए एक रिएक्शन ली H2 प्लस IO2 2HI, ये बैलेंस रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर Kc
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म में लिखते हैं तो प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो एच आई यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में एच आई इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, एंड एच टू की कुछ भी नहीं है, आई टू की भी कुछ नहीं है। फिर आप आगे बढ़िए, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर टर्म में लिखा गया है पी एच आई पावर 2 ही रहेगी, पी एच टू एंड पी आई टू। फिर देखिए पी एच आई आर टी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, देन पी बराबर क्या हो जाएगा एन, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, एंड आर टी अपॉन वी है, ठीक है ना। तो इस टर्म में यहाँ पर लिखिए P बराबर क्या हो जाएगा एच आई आर टी, पी आई टू आर टी एंड पी एच टू बराबर क्या हो जाएगा एच टू गैस आर टी, ठीक है ना। फिर अब केपी के टर्म में अगर हम लिखें तो केपी बराबर हो जाएगा पी एच आई पावर 2 पी एच टू पी आई टू, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट सबको पता है। फिर पूरी वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट करी है, ठीक है ना। अब देखिए ठीक है ना, एच आई और आर टी का स्क्वायर एच टू आर टी आई टू आर टी, देन एच आई टू एंड एच टू आई टू इज इक्वल टू, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। और केपी बराबर क्या हो गया, केपी को यहाँ देखिए केपी भी बराबर ये हो गया, यानी केपी और बराबर किसके हो गया केसी के हो गया। फिर हमने निकाला ये देखिए सिमिलरली फॉर ए जनरल इक्वेशन स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, हमने अभी बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो जब इस टर्म में रिएक्शन लिखी तो हमने केपी के टर्म में यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर इसमें लिखा, तो ये पूरी रिएक्शन लिखी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इस ढंग से यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिखे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के। फिर नंबर ऑफ मोल्स को कॉमन ले लिए, आर टी इज कॉमन, और इसको जब डिवाइड करा कॉमन नहीं कहेंगे इसको, यहाँ आर टी कैंसिल हो गए, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सॉरी सब्ट्रैक्टेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। उस स्टेज में यहाँ पर C प्लस डी एंड ए, अब इस अगर इसको देखें तो C, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये डेल्टा N रखा है जिसमें जो कि डिफाइन करता है कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है और ऑफ गैसियस एटम के, और कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट है। तो ये एक इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है ना। तो इस पर काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आपको आगे चल के हम बताएंगे। तो ये बच्चों बात हो गई, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम हमने दोनों तरीके से डिफाइन करा है, दोनों तरफ से तरीके से हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करे, नंबर ऑफ मोल्स में भी, और केपी और केसी में क्या रिलेशनशिप है वो भी बता दिया, केपी बराबर केसी के होता है, और नंबर ऑफ मोल्स जो रखे हो तो उस स्टेट में सी ये वाली इक्वेशन बन रही है। इस ढंग से हम कोई भी न्यूमेरिकल होगा इस ढंग से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें, एक इक्वेशन देते हैं हम आपको, नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम क्या बना रही है अमोनिया। तो केपी के टर्म में लिखेंगे तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको आप एक्सप्रेस करेंगे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर में करेंगे तो आप कुछ इस ढंग से लिखेंगे इसे,
ठीक है ना, ये 3, क्योंकि यहाँ पर 3 मोल हाइड्रोजन के हैं तो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 मोल अमोनिया के हैं तो यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, अब देखिए तो यू कैन राइट हियर गैसियस टर्म में कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को। ये इस ढंग से आप इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए NH3 ये हो जाएगा KC। अब RT की पावर आपको बतानी है क्या होगी। यहाँ देखिए कैसे निकाली थी, यानी N2 माइनस N1। ठीक है ना, तो N2 माइनस N1 में देखिए क्या इक्वेशन थी, 2 यहाँ पर 2 अमोनिया, ठीक है ना, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, यहाँ पर 4, तो 2 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा -2। इस ढंग से आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 मोल अमोनिया, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, तो 3 + 1 4 हो गया और 2 अमोनिया, तो यहाँ पर जो RT की पावर आ जाएगी वो हो जाएगी -2। ठीक है ना, तो अगर अमोनिया का केस में अगर अमोनिया का पूछा जाएगा तो यू विल राइट हियर Kp = Kc RT -2। ठीक है ना, तो ये हम इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका, हमने एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिफाइन किया कि नाइट्रोजन कितना है 1 मोल, हाइड्रोजन 3, अमोनिया 2। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आप तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला बताया है आपको, ऊपर चलिए कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये आया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है 2 है, जैसे कि रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन है N2 + 3H2 2NH3 है, तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्टेंट है, ये क्या है रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, 2 मोल नाइट्रोजन के हैं तो यहाँ 2 लिख दिया, 3 + 1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना टोटल रिएक्टेंट कितना है 1 मोल नाइट्रोजन + 3 मोल हाइड्रोजन, तो 4 लिखा, तो 2 - 4 यहाँ पर आ गया -2, और इसको हम Kp = Kc RT की पावर -2 रखेंगे। तो इस ढंग से हमने फॉर्मूले आपको डिस्क्राइब करके बताए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो केमिकल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेशर निकालना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो निकालना आ गया, कैसे आइडियल इक्वेशन से कैसे निकालते हैं वो हमने आपको सिखाया अभी। अब हम बात करेंगे, चलिए अब हम
अब हम दूसरा सब टॉपिक आ रहा है। अब तक हम बात कर रहे थे होमोजीनियस की, अब हम बात करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। हेट्रो से कुछ मतलब समझ आ रहा है? हेट्रो का मतलब डिफरेंट है ना, कुछ अलग है। होमो का मतलब सेम। तो ये होमो से कैसे डिफरेंट है कि इक्विलिब्रियम इन ए सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज। जैसे फॉर एग्जांपल है H2O है, ये है लिक्विड फेज में, और ये लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये दूसरा फेज हो गया, यानी लिक्विड से सॉलिड फेज में चेंज हो रहा है, जबकि होमो में एक ही फेज रहती थी। तो इसे हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इन ए सिस्टम, equilibrium in a system having more than one phase is called heterogeneous system, is called heterogeneous system, heterogeneous equilibrium, equilibrium। ठीक है ना? जैसे द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड सॉलिड, वाटर एंड सॉलिड या लिक्विड फेज। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम किसके बीच में हो रहा है? जैसे लिक्विड एंड सॉलिड फेज, ये कहिए इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड फेज। तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? तो दूसरी बात, ये आपको डेफिनेशन लिख लीजिए कि इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड एन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हमने आपको एग्जांपल भी दे दिया वाटर का, लिक्विड से सॉलिड। तो ये स्टेट जरूर आपको ध्यान रखनी है कि लिक्विड है, सॉलिड है, वेपर्स है, कैसे भी स्टेट है वो आपको हेट्रोजीनियस सिस्टम में बतानी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट है प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड as the molar concentration of a pure solid or a liquid is constant, ये ध्यान रखिएगा कि प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए प्योर सॉलिड और लिक्विड, ठीक है ना, इज कांस्टेंट। अंडरलाइन करिए इससे, ठीक है ना? इज कांस्टेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट। ठीक है ना? फिर दूसरी बात है कि इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें, then X is solid and X is liquid are constant, whatever amount of X is taken। अब इसका क्या मतलब हुआ
कि इफ ए सब्सटेंस एक्स इज इन्वॉल्व, द एक्स सॉलिड है या एक्स लिक्विड है, वो दोनों ही स्टेट जो होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। जो भी सब्सटेंस लिया गया, जो भी जिस अमाउंट में लिया गया है, वो सब्सटेंस कांस्टेंट रहेगी। तो अब वेरी कौन सा फेस कर रहा है, तो इसके लिए दूसरी बात है, एक्स गैसियस स्टेट है एंड एक्स एक्वस स्टेट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जरूर नोट करिए। विल vary as the amount of x is given, volume varies, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, विच इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो थर्मल डिसोसिएशन हो रहा है उसका, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, ठीक है ना। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि जो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक्योमेट्रिक इक्वेशन वी कैन राइट क्या लिखेंगे, Kc बराबर CaO, ये क्या है, सॉलिड है, CO2 ये क्या है, गैस है, और CaCO3 ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, CaCO3 इसमें क्या है, CaCO3 ये क्या है, सॉलिड है, एंड CaO ये भी सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, जैसा कि हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देन K' बराबर क्या हो जाएगा, CO2, ये वेरी करते हैं, ठीक है ना, इस ढंग से लिखेंगे इसको CO2। और अगर हम Kp के टर्म में बात करें, ठीक है ना, कि Kp के टर्म में बात करें, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर के, Kp को सभी मालूम है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे PCO2, ये इसका आंसर आ जाएगा, समझे। तो पहले हमने क्या डिस्कस करा कि हेट्रोजीनियस जो इक्विलिब्रियम है, आई एम रिवाइजिंग अगेन, क्योंकि केमिस्ट्री में बार बार रिवाइज करने से ही दिमाग में चीजें घुसती हैं। अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तब जाके समझ में आता है कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में, जो भी व्हाटएवर। तो इसको बार बार एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करने चाह रहे हैं कि जो वाटर था वो लिक्विड फेज था और ये चेंज हो रहा है सॉलिड फेज में, तो ये स्टेट क्या कहलाएगी, ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम इन ए सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज, एक ही फेज नहीं है, ज्यादा फेज है, तो देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम। जैसे प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड, एज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्योर सॉलिड और लिक्विड इज कांस्टेंट। अगर लिक्विड है और सॉलिड है, मोलर कंसेंट्रेशन, एज द मोलर कंसेंट्रेशन जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर तीसरी बात है, इन अदर वर्ड्स इफ ए सब्सटेंस एक्स
is involved then x solid and x liquid are constant whatever amount is taken, ये हम डिस्कस कर लिया है। अगर x gaseous स्टेट में है एंड एक्वस स्टेट में है तो इट विल वेरी एज द अमाउंट ऑफ x इज गिवन। तो एक हमने आपको इक्वेशन दी कि सी कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, सॉलिड स्टेट में था, ये भी सॉलिड स्टेट में था, कार्बन डाइऑक्साइड केवल इसमें गैसेस स्टेट में है। तो वी कैन राइट इन टर्म ऑफ केसी CaO CO2, ये क्या स्टोइकियोमेट्री जो आपका इक्वेशन है यानी बैलेंस्ड इक्वेशन के टर्म में अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन दो इसमें सॉलिड स्टेट में है। तो दोनों स्टेट क्या है, ये इसका हमने अभी आपको जो डिस्कस करा था ये दोनों कांस्टेंट रहेंगी वैल्यू, कौन सी, सॉलिड स्टेट की और लिक्विड स्टेट की जो वैल्यूज थी वो कांस्टेंट रहेंगी। ये आपने देखा, इफ द अदर वर्ड्स ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज इन्वॉल्व्ड देन सॉलिड एंड लिक्विड आर कांस्टेंट व्हाटएवर अमाउंट इज टेकन। तो इसको फॉलो करते हुए ये दोनों वैल्यूज इसकी सॉलिड हो गई। और केसी के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा K डैश C बराबर CO2। CO2 मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी, ये किस फेज में थी, ये गैसियस फेज में थी। किस फेज में थी, गैसियस फेज में थी। और अगर प्रेशर के टर्म में कांस्टेंट दिखाएं तो PCO2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल लिखें H2, आपको एग्जाम्पल एक और अच्छा सा देते हैं हम, चलिए इसमें भी लिखते हैं। तो H2S प्लस I2 gives 2HI प्लस सल्फर, ये सॉलिड है, ये गैसियस फेज है, ये भी गैसियस फेज है, ये भी गैसियस फेज है। तो हेट्रोजीनियस टर्म में जो इसमें Kp की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, Kp कैसे इसको लिखेंगे, तो Kp बराबर हो जाएगा प्रेशर के टर्म में तो PHI डिवाइडेड बाय PH2S, क्योंकि यहाँ तो कोई पावर नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। ये Kp के टर्म में लिखी जाएगी क्योंकि ये फेज गैसियस है और ये फेज भी PH2S एंड I2 क्या है, I2 भी तो गैसियस है इसमें, तो इसको I2 भी लिखेंगे। तो तीन फेज इसकी गैसेस, बाकी ये तो कांस्टेंट है, S क्या है, कांस्टेंट है। ये फॉर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है ना। एक और आपको दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल और है, जैसे CO2, थर्ड वन है CO2, ये गैसियस फॉर्म में है, प्लस कार्बन ये सॉलिड फॉर्म में है, इट गिव्स 2CO, 2CO, ठीक है ना, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो आप इसको केसी के टर्म में कैसे लिखोगे, केसी के टर्म में आप लिखोगे बताइए, CO2 एंड CO2, ठीक है ना। इस ढंग से आप लिखेंगे क्योंकि ये स्टेट जो है सॉलिड स्टेट दिखा रही है तो इसे हम कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चों बात हो गई हमें हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का हमने आपको समझाया है। चलिए अब आपको जो प्रेशर है वो अगर इसमें बोला जाए तो प्रेशर क्या होगा, पास्कल में लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे Kp बराबर, आपने पहली इक्वेशन देखी थी कि हमने निकाली थी Kp बराबर PCO2, ठीक है ना।
तो इन्होंने PCO2, अगर इसकी CO2 की इसकी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए ये दे रखा है CO2 दे रखा है इन 2 × 10 की पावर 5 पास्कल दे रखा है, तो इसको कैसे निकालोगे? 2 × 10 की पावर 5 पास्कल, इस ढंग से आप निकाल सकते हैं, यानी 10 की पावर 5 2.0, इस ढंग से। ये तो न्यूमेरिकल है, इसको आप अभी छोड़िए, पहले आप सिर्फ इतना जितना सिखाया है उतना आप इसको करके कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप आगे देखते हैं। ये हटा दीजिए, आप सिर्फ यहाँ तक देखिए, जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल समझाए हैं वो आप देखिए बस। ये इस ढंग से ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एप्लीकेशन दिखाने के लिए क्या है कि the important features of equilibrium constant as the important features of equilibrium constant as, पहला है कि expression of equilibrium constant is applicable only when concentration of reactant and product have attained constant value at equilibrium state, ठीक है ना। ये ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं कि पहला है कि एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल है? when concentration of reactant and product, ये reactant है और ये क्या है? product है। reactant and product have attained the equilibrium state, have attained the equilibrium state, ठीक है ना। ये हो गई पहली बात। और क्या है? सेकेंड थिंग है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is independent of initial concentration, क्या है उसका? initial concentration of reactant and product, ठीक है ना। पहली बात तो कि इक्विलिब्रियम स्टेट होनी चाहिए। दूसरा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल, जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर, ठीक है। उसका इनिशियल और फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का।
तीसरा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड इक्वेशन एट ए गिवन टेम्परेचर। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर क्या डिपेंड कर रहा है? डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर ए particular reaction represented by a balance equation at a given temperature। ये हो गई थर्ड पॉइंट। फोर्थ देखिए क्या है, the equilibrium constant for the reverse reaction मतलब product से reactant is equal to the inverse of the equilibrium constant for the forward reaction। The equilibrium constant for the reverse reaction is equal to किसके? is equal to the inverse of the equilibrium constant for the forward reaction ये हो गई फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ क्या कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर ए रिएक्शन इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द corresponding reaction whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integers। ठीक है ना? तो ये कुछ हमने एप्लीकेशन बताए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है ना? अब आप इसको भी लिख सकते हैं आप कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर ए रिएक्शन is related to the equilibrium constant of the corresponding reaction whose equation is obtained by मल्टीप्लाइंग ये याद करने वाली चीजें हैं, और डिवाइडिंग द इक्वेशन फॉर द ओरिजिनल रिएक्शन बाय ए स्मॉल इंटीजर। ठीक है ना? ये 5 पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं। कुछ पॉइंट हमने आपको समझा भी दिए हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। पहला एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल है? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का दोनों का सेम होता है। दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तीसरी बात, equilibrium constant is temperature dependent having one unique value for a particular reaction represented by balanced equation at a given temperature। आपने ज्यादा देखा होगा रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस टेम्परेचर और बैलेंस होती है और टेम्परेचर सेम होता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फिफ्थ पॉइंट आपको हमने अभी समझाया है। तो ये आपके 5 जो इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट के एप्लीकेशन थे। ये आपको हमने काफ़ी डेरिवेशंस बताए, काफ़ी इक्वेशंस बताई, काफ़ी जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस करे हैं उसको देखते हुए ये हमने एप्लीकेशंस भी आज हमने आपसे डिस्कस करे। अब आइए, चलिए अब हम बात करेंगे predicting the direction of the reaction. Predicting the direction of the reaction. यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे Q से, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट helps in predicting the direction in which a given reaction will proceed at any state. For this purpose, we calculate the reaction coefficient. Coefficient Q, इससे रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एक हम आपको हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, A प्लस B D एंड D, ठीक है ना। इसको QC के टर्म में लिखे हैं तो C D डिवाइडेड बाय A पावर A एंड B की पावर B। फिर देन इफ QC, इसको क्या बोला है? रिएक्शन कोएफिशिएंट्स। तो इज QC इज ग्रेटर देन KC, अगर ये इससे ग्रेटर हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? The reaction will proceed in the direction of reactant. यानी रिवर्स डायरेक्शन, if lesser than KC, तो the reaction will proceed in the direction of the products, यानी क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इफ QC is equal to KC, तो इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, आयोडीन है, इट गिव्स 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये क्या है? गैसियस स्टेट है, ये भी गैसियस स्टेट है, ये भी गैसियस स्टेट है, यानी KC इसका है वैल्यू 57.0 एट 700 टेम्परेचर लिया हुआ है। तो सपोज we have molar concentration, मोलर कंसंट्रेशन है H2 का 0.10 m, I2 का है 0.20 m एंड HI का है
0.40 m, ठीक है ना। तो द सबस्क्रिप्ट ऑन द कंसंट्रेशन सिंबल मीन्स दैट द कंसंट्रेशन वाज मेजर्ड एट सम टाइम t, नॉट नेसेसरी एट इक्विलिब्रियम। अब इसको देखिए कैसे हम निकालेंगे। ये मोलर कंसंट्रेशन मेरा दे रखा हुआ है, एक इक्वेशन दे रखी, केसी की वैल्यू दे रखी, टेम्परेचर दे रखा हुआ है। तो 10 द, यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्वेश्चन QC, QC का मतलब द रिएक्शन क्वेश्चंस, ठीक है ना, एट दिस स्टेज क्या हो जाएगी ऑफ द रिएक्शन गिवन बाय, ये हो जाएगी डिवाइडेड बाय H2 एंड I2। तो ये हो जाएगा 0.40 डिवाइडेड बाय 0.10, वैल्यूज रखिए। कंसंट्रेशन टर्म में रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम डिफाइन ले रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं। तो 0.10 इंटू 0.20, अब इसको आप सॉल्व करिए जरा, तो ये आ जाएगा 8.0, यानी अगर हमने QC की वैल्यू क्या निकाली 8.0, ठीक है ना। तो इन दिस केस क्या हुआ, QC यानी 8.0 जो था इज नॉट इक्वल KC। KC की वैल्यू कितनी दे रखी है 57.0, ठीक है ना, कितनी दे रखी है 57.0। तो सो द मिक्सचर जो था, सो द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड is not in equilibrium, is not at in equilibrium, is not at equilibrium। समझ में आ रहा है। QC की वैल्यू तो हमने निकाल ली, मगर ये इक्वल नहीं है किसके KC के। तो सो द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, नहीं है। दैट इज more hydrogen gas and iodine will react and to form hydrogen iodide, ठीक है ना, and their concentration क्या हो जाएगा will decrease till, जब तक कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं हो जाएगी तब तक क्या हो जाएगा, जब उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तब क्या हो जाएगा QC किसके बराबर हो जाएगा KC के। तो इससे हम ये पता चलता है QC से हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट कब हमको मिल रही है, ठीक है ना। तो अगर 3 कंडीशन है, इफ QC इज लेसर देन KC, ठीक है ना, तो नेट रिएक्शन goes from left to right, goes from left to right, यानी प्रोडक्ट से बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन से या कह सकते हैं
नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ये था ना ए से बी यानी बी से बैकवर्ड से फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। फिर इफ QC इज ग्रेटर देन KC, तो नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। इफ QC इज इक्वल टू KC, then no net reaction occurs, no net reaction occurs। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि अगर लेस है KC से वैल्यू, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू QC की वैल्यू यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो KC से कम है, तो नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी। अगर ज्यादा है तो रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू, किसकी क्या ज्यादा है, कोएफिशिएंट रिएक्शंस। अगर ग्रेटर देन KC है तो नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, और अगर QC इज इक्वल टू KC है तो नो नेट रिएक्शन अगर, वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। यानी QC इज लेसर देन KC, तो रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब हो गया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा। लेफ्ट टू राइट का मतलब हो गया, जैसे एक अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, अब ज्यादा आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ये है KC और ये है QC, ठीक है ना। तो यहाँ पर QC की वैल्यू KC से कम हो रही है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है ना, तब रिएक्शन टेक्स प्लेस, नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी ये होगा, तब ये होगा। और अगर हम QC की वैल्यू KC के इक्वल है, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एट इक्विलिब्रियम। इससे ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और अगर ये देखिए ये QC है इज ग्रेटर देन KC, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यहां पे लिखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है, ये बैकवर्ड साइड रिएक्शन हो रही है। फॉरवर्ड कब होगी, जब QC की वैल्यू KC से कम है, KC की वैल्यू QC की वैल्यू KC के बराबर है तो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी। QC की वैल्यू अगर KC से ज्यादा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपको तीन स्टेट बताई है हमने, जो कि आपको लर्न करना है, और इस पर काफी इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको आज जितना सिखाया उसी को आप देखिए, पूरा रिवाइज करिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, आई होप। और फिर भी कोई क्वेरीज लेनी है तो studykhazana.com से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।